बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे URTS 3। 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग URTS 3 को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन थोड़े से आसान हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन में भी गलती होने की पूरी संभावना होती है ना, इसीलिए पेपर को बहुत ही सावधानी से हल करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का कौन सा एक ऐसा काम है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन तो वो करता है डैमेज से, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है, और बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, ये बात भी एकदम ठीक है, लेकिन ये सिक्रीशन वाला काम सेल वॉल नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, lysosomes and vacuoles are components of the endomembrane system। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चार लोग आते हैं, और ये चार लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। देयर स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट, देयर फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, ऑल ऑफ दीज। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि इनके फंक्शंस आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग टू द सिलिया एंड फ्लैजेला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सिलिया इज स्मॉल एंड फ्लैजेला इज लॉन्ग। सिलिया कैन मूव आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, और फ्लैजेला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। सिलिया वर्क लाइक ओर। ठीक है, देखो इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो फ्लैजेला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। सराउंडिंग फ्लूइड को मूव कराने की हर बार की जिम्मेदारी इसी की हो, जरूरी नहीं है, किसी और दूसरे फैक्टर की वजह से भी वो मूव कर सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। फ्लैजेला जो होता है वो सेल के मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियल स्पोक ऑफ फ्लैजेला हेल्प्स इन द कनेक्शन बिटवीन। अब देखो याद करो बच्चों, यहां पर जब आप एक हिस्सा बनाते हो ऐसा, और उसमें आप इस तरीके का एक हिस्सा बनाते हो, और यहां पर आप 2 हिस्से बनाते हो, और ये रेडियल स्पोक्स जो होते हैं इस तरीके से 9 डबलेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, है ना। अगर आप याद करो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो यहां पर ये क्या है, 9 डबलेट्स हैं, और ये जो 9 डबलेट्स हैं ये कैसे हैं, पेरिफेरल हैं, और जुड़े किससे हैं, सेंट्रल शीथ से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सेंट्रल शीथ कहलाता है, और इसके साथ ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि पेरिफेरल डबलेट्स और सेंट्रल शीथ्स जो होते हैं उनको कौन जोड़ता है, रेडियल स्पोक जोड़ता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट अबाउट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेनिंग कांस्टेंट पोजीशन नोन एज सैटेलाइट प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम्स। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या होता है, पोर्शन ऑफ सेंट्रो, सॉरी कहां गया, हाँ नोन एज सैटेलाइट डीएनए। जैसे कि क्या बात करते हैं ना, सेकेंडरी फाइंड आउट द इनकरेक्ट की बात करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, सेकेंडरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से, आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक बार और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, इसके बाद वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये नीचे वाला हिस्सा तो सैटेलाइट कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हो। और यही न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजन रीजन जो होता है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये नॉन स्टेनिंग होता है, कांस्टेंट पोजीशन ही होती है, और कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन इसको हम सैटेलाइट नहीं कहते, सैटेलाइट इसके नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे।
classification of the chromosome is based on the size of the satellite, number of the telomere, position of the centromere and position of the secondary constriction. तो आप जानते हो ये क्या आंसर हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, ये बहुत सारे होते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके का कॉलम है जिसको आपको मैच कराना है। टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरस और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात यहाँ पर की गई है। तो देखो जो सबसे बड़ी बात है, जो टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पीपीएलओ तो ये सबसे छोटी सेल होती हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें वायरसेस की तो ये 0.02 से 0.2 में माइक्रोमीटर तक होते हैं। और टिपिकल अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो बड़ी होती हैं साइज में, ठीक। तो ए का हो जाएगा 4th और ए का 4th यहाँ दिया हुआ है, बी का हो जाएगा 2nd, बी का 2nd दिया है, सी का हो जाएगा 1st और तो इस हिसाब से इसका आंसर 3rd हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स भी होता है, मैनन्स भी होता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम एल्गी की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेलोफेज। इट इज द final stage of the karyokinesis during mitosis. Chromosomes reach their respective poles, ठीक है। Golgi bodies, nucleolus and other organelles reappears. Chromosomes at the poles start to condense. ऐसा नहीं होता है, कंडेंस नहीं होते हैं, बल्कि इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो लूज होने लगती है। तो चूंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो, इन सम ऑर्गेनिजम्स मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस अराइजेस। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाए, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाए, और ऐसा तब होता है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, ठीक। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब ये यहां पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डायाकाइनेसिस में क्या होता है, इट इज फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज, सेकेंड नहीं, इट इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्मेटा। देखो क्या होता है, कियास्मेटा इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये हिस्से क्या होने लगते हैं, खिंचने लगते हैं, और यही कियास्मेटा एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन एकदम ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू द मियोटिक प्रोफेज, ये बात ठीक नहीं है ना। और इट इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जी नहीं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये एक डायग्राम दिया गया है और पूछ रहा है विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो देखो यहां पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको दिख रहा है वो भी अच्छा खासा, और सेंट्रियोल भी दिख रहा है, सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है ना मेटाफेज होगा, ना टीलोफेज होगा, ना ही प्रोफेज होगा। इसका मतलब ये बचेगा क्या, इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में ही सेल इस तरह से दिखती है, और जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है तो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करती है, धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो आंसर हो जाएगा इंटरफेज। साइटोप्लाज्म डिवीजन अकर्स इन G1 phase, between G and S phase, at the end of S phase, after karyokinesis during the M phase। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है इंटरफेज। उस इंटरफेज में G1, S और G2
3 अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज की 2 अवस्थाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म कब डिवाइड होगा? जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं जी नॉट और क्वीसेंट स्टेज इज यूजुअली एक्सहिबिटेड बाय। देखो क्वीसेंट स्टेज क्या होती है? सेल्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं करती हैं, और यहाँ पर जो सेल डिवाइड नहीं करेगी वो क्या है? हार्ट सेल। बाकी सभी सेल्स डिवाइड करती हैं। तो हार्ट सेल हो गई, इनमें डिवीजन नहीं होता क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो G0 फेज में चली जाती हैं। ठीक है, देखो which of the following is not true with respect to the prophase? फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस, जाहिर सी बात है प्रो मतलब ही फर्स्ट होता है। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज, ये बात गलत है बेटा, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स हमेशा किस फेज में सिंथेसाइज होते हैं? एस फेज में। ठीक है, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्शन अकर्स, ये तो होता रहता है, और क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड, ये बात भी है, होता है, और एनसीईआरटी में लिखा है। तो जाहिर सी बात है कौन सा नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू डीएनए मॉलिक्यूल? क्या होगा? डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है सिंथेसाइज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर तुम ध्यान से देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट रिगार्डिंग टू द प्लास्टिड्स। ठीक है, अब प्लास्टिड के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं इसको हमें देखना है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स, एनसीईआरटी में लिखा है, पहली ही लाइन जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये बात भी एकदम ठीक है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स, जाहिर सी बात है, एकदम सही बात है। राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो तो 70s होते हैं और साइटोप्लाज्मिक क्या होते हैं? 80s होते हैं। ठीक है, इनकी साइज छोटी होती है, यहाँ पर ये बात गलत होती है। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ये बात ठीक है। तो 5 बातों में से कितनी बातें सही हैं? 4 बातें सही हैं। ठीक है, ए, बी, सी और ई, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ये न्यूक्लियस के लिए जाने जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, कहां गया? एज ए सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, चलो देखते हैं। उसके बाद अगर हम फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने एनसीईआरटी में साफ लिखा है, स्टेनिंग की थी किसकी? न्यूक्लियस की, और राइबोसोम की खोज पैलोडे ने की थी। और अगर हम कैमिलो गोल्जी की बात करें तो उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज करी थी, लेकिन गोल्जी बॉडी एग्जाम में के हिसाब से नाम नहीं दिया, लेकिन गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। ठीक, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। तो इस लिहाज से चलें तो हमारे पास ए का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, बी का हो जाएगा फोर्थ, और सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा थर्ड। तो इस लिहाज से आंसर क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलो देखो, सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जब सेल डिवाइड करती है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी खत्म हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म हो जाती है। ठीक है, दिखते क्या है? एकमात्र क्रोमोसोम दिखते हैं। अब देखो आ जाते हैं
एसर्शन रीजन पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द बाइलेयर, एकदम ठीक बात है। In biomembrane, non-polar tail of the phospholipid is protected from the aqueous environment. अब देखो होता क्या है, जैसे ये है, ये पोलर हेड है और क्या है, ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है। तो ये दोनों जब इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं तभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बचा पाते हैं, क्योंकि हेड को पानी चाहिए और टेल को पानी से दूर रहना है। इस स्थिति की वजह से ही ये क्या बन पाती है, बाइलेयर बन पाती है। इसीलिए दोनों बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, unicellular organisms are capable of the independent existence. Cell is the fundamental structural and functional unit of the all unicellular organisms. Only all cells arise from pre-existing cell. Cytoplasm is the main arena of the cellular activities. अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट यहाँ पर पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, लेकिन ये मल्टी सेलुलर का भी तो ये बात इसके बारे में कही जा सकती है। तो यहाँ पर बी जो है वो ठीक नहीं है और इस तरह से ए सी डी ये ऑप्शंस क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement is not correct for the vacuoles? Contractile vacuoles are helpful in the excretion, बिल्कुल सही बात है। Food vacuoles formed by the engulfing of the food particle, ठीक बात है। Sap vacuoles is bound by the tonoplast, ये भी ठीक है। Tonoplast facilitates the transport of the ions against the concentration gradient into the cytoplasm. अब यहाँ देखने वाली बात ये बच्चे कि जैसे मान लो कि ये सेल है और सेल की ये क्या है, टोनोप्लास्ट है और ये क्या है, वैक्यूल। तो वैक्यूल में वैक्यूल के अंदर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें इकट्ठा होती हैं। ये क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म में जाता होता है। तो ये बात क्या है, गलत है और नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, नहीं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये बात होती है क्योंकि उसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड एंड फॉर्म क्रिस्टी, नहीं, आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है और जो फोल्डिंग है वो कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में है। और पूछ रहा है ट्रू कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ट्रू होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आगे बढ़ो। Eukaryotes have 80s while prokaryotes have 70s ribosomes in the cytoplasm. Here S is denotes sedimentation coefficient, ठीक है। It is the indirect measure of density, ये बात भी ठीक है क्योंकि डेंसिटी के आधार पर ही ये हिस्से अलग होते हैं, ठीक है। और इन इनडायरेक्ट इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द साइज, ये बात भी ठीक है। तो कुल मिला के तीनों बातें ठीक हैं और आंसर क्या है, फोर्थ। चलो आगे आ जाओ। इंटरफेज nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers that is called chromatin, but during the different stages of the cell division cells show structured chromosome in the place of, अब देखो क्या है कि यहाँ पर ये सेल है और ये क्या बन रहा है, न्यूक्लियस है, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी तब क्या होगा, यही खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो किसकी जगह पे दिखते हैं, न्यूक्लियस की जगह पे दिखते हैं। वो किसकी जगह दिखते हैं, न्यूक्लियस की जगह पे दिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
स्पेस बिटवीन पैरेलल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है और दोनों मेम्ब्रेन कई कई बार क्या होती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक, ये होता है न्यूक्लियर पोर और इनके बीच की जो दूरी है ये होती है लगभग 10 से 50 नैनोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना 10 से 50 यहाँ माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या देखना है, नैनोमीटर देखना है। ठीक ना, नहीं तो जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, 10 से 50 देखेंगे और टिक लगा के चले आएंगे। देखो इस सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली कितना मीटर लंबा डीएनए होता है, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक है, और याद रखना बच्चे कि ये जो 2 मीटर लंबा डीएनए है ये हमारे एक सेल में जितना टोटल क्रोमोसोम है उन सब को जोड़ के मिलता है। और हमको पता है कि हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो जाहिर सी बात है 2 मीटर लंबा डीएनए और कितने, 46। चलो ये वाला क्वेश्चन जरा देखना तो, choose the correct statement from the codes. Sheldon studied were the based on the different kinds of the plant cells and tissue. ठीक बात है, शेल्डन ने प्लांट पे काम किया था। एन इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। हम चूंकि सेल को क्या मानते हैं, ये एक छोटी से छोटी इकाई है जो कि जीवन को चला सकती है, तो ये बात भी ठीक है। Cells of the plant tissue are often connected with another through the cytoplasmic bridges that is called plasmodesmata, and human cheek cells do not possess a cell wall। जाहिर सी बात है एनिमल सेल है तो सेल वॉल होने का सवाल ही नहीं, तो इसका मतलब सभी बातें इसकी ठीक हैं और ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ऑल गिवन ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट। देखो सेंट्रियोल्स एनिमल में मिलते हैं और लोअर प्लांट और फंजाई में मिलते हैं, लेकिन हायर प्लांट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां पर देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जब आप करोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूजुअली इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज। तो जाहिर सी बात है हैप्लॉइड फेज कौन क्रिएट करता है, वैसे तो माइटोसिस मियोसिस दोनों करते हैं, लेकिन अगर देखो ध्यान से तो कौन करता है, मियोसिस कॉज करेगा। तो मियोसिस यूजुअली इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज बी क्या होता है, माइटोसिस रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। तो जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉयड फेज को क्या कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी यहां पर माइटोसिस नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन, सॉरी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ये है 2n है, अब इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, n बन गया, इसमें भी रिडक्शन डिवीजन हुआ, अरे सॉरी 2n और रिडक्शन डिवीजन हुआ तो फिर यहाँ n बन गया। अब देखो क्या हुआ, जब ये फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो वो दोबारा से अपने 2n वाले फॉर्म पे आ पाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेंट्रियोल भी है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है और लाइसोसोम है। ठीक, अब अगर इसमें से हम इसको जोड़ने की बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, और जो सेंट्रियोल होता है वो क्या काम करता है, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, लेकिन कहाँ, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ काम करेगा, एनिमल सेल में। ठीक है, राइबोसोम आप जानते हो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 5 और ए का 5 ऑप्शन 1 और 2 में दिया है, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड, डी का हो जाएगा थर्ड और ई का हो जाएगा फोर्थ। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं।
मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज बेस्ट स्टडीड। आप जानते हो क्रोमोसोम की सबसे बेहतरीन स्टडी जब भी की जाती है वो कहाँ की जाती है? मेटाफेजिक स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज तक आते थे क्रोमोसोम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे शेप की बात कह दे कि क्रोमोसोम का शेप कहाँ पर आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ स्टडी के बारे में पूछा गया है, चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या बातें गलत होती हैं उसकी चर्चा करना है। देखो, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्रोमोसोम गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफिजिक प्लेट। अगर आपको याद हो बच्चों, सभी क्रोमोसोम अपने मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और मेटाफेज से रिलेटेड बात पूछ रहा है। तीसरा है न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर रिफॉर्म हो जाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स। हाँ, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इसको दोनों तरफ से जो है पकड़ लेते हैं और एनाफेज में ये हिस्सा टूट जाता है। तो ये एकदम थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलो, ये हिस्सा देखो, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स अकर बाई फॉर्मेशन ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो, फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल में। ठीक है, इस तरीके से एक गड्ढा बनता है कहाँ? एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट में क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सिंसिशियम आप जानते हो, बहुत जगहों पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को आप सिंसिशियम बोलते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। देखो, if a diploid cell within 48 chromosomes undergo meiosis, then what would be the number of chromatids in each daughter cells after meiosis 1? और आपको एक बात अच्छी तरह पता होगी कि असली जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो कहाँ चलता है? असली जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो चलता है मियोसिस 1 में ही चलता है। ठीक है ना, मियोसिस 1 में ही चलता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे, ध्यान से देखें, अगर मान लो हमने एक सेल बनाई, ठीक, इस तरीके से, ठीक, और ये दूसरी सेल हमने बना ली। ठीक, अब बात समझ में आ रही? अब कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच डॉटर सेल ऑफ द मियोसिस। अब देखो क्या होगा, ईच डॉटर सेल ऑफ द मियोसिस बोल रहा है जब ये इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक यहां आ जाएगा और दूसरा ठीक, यहां पर आप क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक, और अगर 4 हैं तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए हैं? 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है ईच डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1। तो हर एक डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं? यहां पर अगर ये एस फेज की बात करें तो एस फेज के बाद आएगा तो ये। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में यहां पर आपको 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 5 क्रोमेटिड, 6 क्रोमेटिड, 7 क्रोमेटिड, 8 क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन याद करो जब ये जीवन फेज कहीं रहा होगा, ठीक, तो डिप्लॉयड सेल है, तो जब ये जीवन फेज कहीं रहा होगा तो इसकी हालत ऐसी रही होगी। और ऐसी हालत इसकी रही होगी जीवन फेज में। एस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हो गया होगा? डबल हो गया होगा। यहां पर इसके क्रोमेटिड कितने थे? चूंकि डिप्लॉयड सेल है तो यहां पर इसके क्रोमेटिड रहे होंगे 48। तो यहां पर भी देखो उतने ही रह गए हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 48।
8। चलो, डुप्लीकेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स अकर्स एट विच ऑफ द गिवन फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो जाहिर सी बात है, डुप्लीकेशन अगर आप बात करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हो, तो सेल ऑर्गेनेल जाहिर सी बात है जितने भी तुम्हारे पास बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, इंटरफेज में बनेंगे। जितने भी बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, इंटरफेज में बनेंगे। आगे आओ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एस फेज इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज इज 46। तो आपको पता है कि अगर G1 फेज है 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो अगर डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। इसीलिए चूंकि शुरुआत में इसके पास कितने थे, 46, तो यहां पर भी इसको कितने मिलेंगे, 46। डीएनए का अमाउंट पूछेगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, which of the following helps in the respiration secretion process and increase the surface area enzymatic content। ये सारी की सारी बातें एक ही चीज से रिलेटेड है बच्चों, है ना। और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सारी की सारी बातें जो रिलेटेड हैं वो किससे रिलेटेड है, मीजोसोम से रिलेटेड है ना। मीजोसोम एनसीईआरटी जब आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये चीज़ कि मीजोसोम सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, सिक्रीशन भी करता है, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। देखो, मार्क द इनकरेक्ट मैच फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकरेक्ट बोल रहा है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन बोल रहा है। चलो बात करते हैं इसकी, ठीक है। देखो, नॉन पोलर्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन, जैसे क्या है, नेचुरल सोल्यूट क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन कर देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू चला ही जाएगा। एटीपी यूटिलाइज जब भी होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात नहीं कर सकते हैं। देखो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आर इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्पेसिफाई स्टेन, ये बात गलत है। टिपिकली सॉसेज शेप है, सिलेंड्रिकल, ये बात भी ठीक है। आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये बात भी ठीक है। हैव टू इक्वस कंपार्टमेंट, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो ये बात को छोड़ के easily visible under the microscope without specify stain, टिपिकली सॉसेज शेप, ये बात भी ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। टू एक्वस कंपार्टमेंट, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब बी, सी और डी क्या है, ये करेक्ट है ना। हाँ, तो बी, सी और डी, हाँ, और ए इनकरेक्ट है और बी और सी और डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जिस सेल को ज्यादा जरूरत होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आंसर होगा थर्ड। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दो। हाँ, consider the following statements and choose the options containing the correct statement. Endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. ये बात ठीक है। Endoplasmic reticulum helps in the transport of the substances, synthesis of the protein, lipoproteins and glycogen. Ribosomes are involved in the protein synthesis. Mitochondria helps in the oxidative phosphorylation and generation of ATP। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर इन सभी की। एक मिनट, सॉरी बच्चों। को फीता खुल गया है ना, एक मिनट।
सॉरी बच्चों, फीता खुल गया था थोड़ा सा जूते का। ठीक है, देखो सारी बातें एकदम ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, प्रोटीन भी करवाता है, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी करता है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ये भी है। तो सारी बातें एकदम ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, ये बात एकदम ठीक है ना, कि ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का डिफ्यूजन है। ठीक है, और इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बात तो एकदम ठीक हो गई। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा क्या क्या बातें इनकरेक्ट हैं, तो बी और सी क्या है, वो इनकरेक्ट बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पर देखो, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर की बात कर रहा है। न्यूक्लियर टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, एनाफेज डॉटर क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, मेटाफेज morphology of chromosome is most easily studied, प्रोफेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म एंड रीअपियर, जबकि ऐसा नहीं होता, ये टीलोफेज की घटना है। तो प्रोफेज में क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो यहां पर मिसमैच्ड की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। Chromosome cluster at the opposite spindle pores and their identity is lost as discrete elements in the telophase. Statement B, small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores. दोनों ही बातें एकदम ठीक हैं, आंसर हो जाएगा both statements are correct. आगे आओ। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज जो मियोसिस फर्स्ट की स्टेज है, वो पहली स्टेज है नहीं, पहली स्टेज है लैप्टोटीन। कैरेक्टराइज्ड बाय द सिनेप्सिस फॉर्मेशन, एकदम ठीक बात है, सिनेप्सिस बनता है। थर्ड स्टेज नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय द कियास्मेटा फॉर्मेशन, नहीं, कियास्मेटा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन इसमें आसान ही थे। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।